विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हमारा टॉपिक चल रहा है। हमने आपको लास्ट टाइम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़ाए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम, और दूसरा हमने पढ़ाया कि प्रेरित आवेश क्या होता है, प्रेरित धारा कितनी होती है, और फिर हमने आपको लेंज के नियम के बारे में पढ़ाया। ठीक है, लेंज का नियम क्या होता है। ठीक है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है चीजें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। अगर कोई हमारा चालक, यानी कि आप जानते हैं कि अगर किसी चालक में फ्लक्स किसी परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अगर बंद परिपथ है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब यहां अगर हमारा कोई चालक है, चालक, और उस चालक को मान लीजिए चालक लंबाई के रूप में है, एल लंबाई का चालक है, और उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराए, तो गति कराने पर वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, और चुंबकीय बल रेखाओं काटेगा तो उसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे विभवांतर कितना होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर प्रेरित विभवांतर, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ लो ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमने लिया है कागज के तल के लंबवत, हम ब्लैक बोर्ड में बना रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है, हमारा तल के लंबवत ये हमने नीचे की ओर लिया है। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। ओके, इसमें हमारा एक चालक रखा है, ये एक चालक है, इस चालक को हम v वेग से इसको गति करा रहे हैं इधर को। ठीक है, अब आप जानते हैं जब कोई आवेश, अब देखो हमारा चालक है, क्योंकि चालक के अंदर धनावेश और ऋणावेश होते हैं। जब चालक के अंदर चालक गति करेगा तो सब धनावेश ऋणावेश गति करेंगे और उस पर बल कार्य करेगा। अब वो बल मान प्लस के आवेश पर जब बल कार्य करेगा तो प्लस का आवेश हमारा ये सिरा ए हो गया, इसका सिरा बी हो गया, तो प्लस का आवेश इस सिरे पर इकट्ठा हो जाएगा बल के कारण, यानी कि प्लस वाले पर बल लगेगा इधर को। ठीक है, और माइनस वाले पर ये बल लगेगा इधर को, तो माइनस वाला आवेश जो हमारा वो इस सिरे पर इकट्ठा हो जाएगा। तो दोनों इस सिरे पर धनावेश इकट्ठा हो गए, इस सिरे पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है। और जब धनावेश और ऋणावेश इकट्ठे हो गए तो दोनों के बीच में, यानी कि इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, और इस वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होने के कारण जो है हमारा विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसकी दिशा आप किससे देखते हैं? इसकी दिशा वही आप राइट हैंड रूल से देखते हैं, अंगूठा इसकी चालक की दिशा में, और ये हमारी उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली से धक्का देने की दिशा में बल कार्य करेगा, तो प्लस आवेश पर इधर को बल कार्य करेगा, और माइनस पर इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी तो नीचे की ओर हो जाएगा, तो इधर प्लस और इधर माइनस आवेश स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर आवेश सपोज करो क्यू आ गया, तो इस पर आवेश के कारण, यानी कि इस पर बल कितना लगेगा, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण बल इस पर F बराबर ये लगेगा Q इंटू ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, इसके कारण बल कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई, और इसके गति के कारण इस पर बल लगेगा F इज इक्वल टू QVB लगेगा। ठीक है, अगर चालक की लंबाई L है, मान ली लंबाई कितनी ली हमने L, ठीक है, तो आप जानते हैं E बराबर होता है V अपॉन L, E बराबर V अपॉन L, तो इसके स्लोप V बराबर हो जाएगा E इंटू L। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ ये दोनों बल QE और QB दोनों इसके बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर रखते हैं, QE बराबर हो जाएगा हमारा QVB। अब यहां से Q से Q कट गए, E बराबर आ जाएगा V इंटू B, तो हो जाएगा V बराबर, इसकी वैल्यू रख दो VD, तो VBL, तो यहां हो जाएगा V बराबर BVL हो जाएगा। ये हमारा इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, और वो कितना होगा, BVL होगा। मान लीजिए L लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से अगर चल रहा है तो उस पर लगने वाला उसके सिरों पर विभवांतर v बराबर BVL हो जाएगा। अब अगर इसको हम तार से जोड़ दें, प्रतिरोध तार से जोड़ दें जिसका प्रतिरोध R हो, तो इसमें प्रेरित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V का मान रख दो, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पर BVL अपॉन R, ये इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल देखते हैं आप। मान लीजिए जब कोई रेलगाड़ी गति करती है, रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी जब चल रही है तो रेलगाड़ी के जो धुरे हैं वो धुरे, मान लीजिए रेल पटरी की ट्रेन की पटरियां ये हैं, ठीक है, पटरी ट्रेन क्षैतिज होती है। अब ये क्षैतिज जब चलेगी यहां पर तो इसके धुरे, ये जो ऊर्ध्वाधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर, तो इस रेखाओं को, बल रेखाओं को काटेगी और बल रेखाओं को काटने पर इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी तरह जब हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो हवाई जहाज के जो पंख है, ये हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तो आप देखिए हवाई जहाज जब उड़ेगा हवा में तो इसके जो पंखड़ी है क्षैतिज उड़ रहा है, तो ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा पृथ्वी के, तो इसके सिरों पर भी विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, खिलाड़ी दौड़ रहा है, जब दौड़ रहा है तो पृथ्वी के वो जो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है, जब वो दौड़ेगा क्षैतिज चुंबक क्षेत्र काटेगा तो उसके कारण उसके सिरे और तलुओं के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाता है। ठीक है, सपोज करो इसका कोई क्वेश्चंस भी दिया हो। एक क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले, क्वेश्चन है इसमें, वो मैंने आपको दिए हैं। रेलगाड़ी की दो पटरियों और एक दूसरे से पृथक हैं। रेलगाड़ी की दो पटरियां हैं, वो एक दूसरे से पृथक हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। रेलगाड़ी की पटरियां, तो अब ये जो हमारी धुरी है, धुरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? L बराबर हमारा 1 मीटर हो जाएगा। रेलगाड़ी की पटरियां हैं तो पटरियां समांतर होती हैं, तो उनकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। आएगा जब ये इनके सिरों पर हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया है, मिली वोल्ट मीटर लगा दिया, किसको? विभवांतर को नापने के लिए मिली वोल्ट मीटर लगा दिया। अब यहां हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया है कितना? 1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र दिया, ऊर्ध्व घटक 0.2 गुणा 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.2 गुणा 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। ये चुंबकीय क्षेत्र दिया है हमें, ठीक है। और तीसरी चीज दी है, इसका वेग किस वेग से गतिमान है? वो वेग दिया है इसका 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, पटरी पर गतिमान है, पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर है और वो 0.2 गुणा 10 की पावर 4 वेबर प्रति ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र है और v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। तो उसे मिलीमीटर का पार्ट क्या होगा, यानी कि इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा? तो v बराबर क्या होगा? v बराबर BVL। अब यहाँ उसमें मीटर में या किलोमीटर में 5/18 से गुणा करके इसको बदलेंगे, 180 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा 18 10 हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर रख देंगे 0.2 गुणा 10 की पावर -4 गुणा 50 गुणा 1 तो जाएगा 50 मिली 100 10 गुणा 10 की पावर -4 1 गुणा 10 की पावर -3 वो वोल्ट, तो इसे लिख देंगे मिली वोल्ट में, तो 1 मिली वोल्ट, यानी कि उसका पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 1 मिली वोल्ट होगा। इस तरह हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं इसके लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगला, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण क्या है? स्वप्रेरण किसको कहा जाता है? स्वप्रेरण किसे कहते हैं? अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्वप्रेरण के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? घूर्णन गति के कारण, उसको भी समझ लो पहले। एक क्षण है ये, इसकी लंबाई L है, क्षण की लंबाई L है। ये क्षण यहां से इस सिरे के चारों ओर ये ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाया जा रहा है। इसका कोणीय वेग कितना है? ओमेगा से इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है। जब इसको घुमा रहे हैं तो ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र हमारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये घूम रही है, वो ऐसे दौड़ रही थी, तो यहां पर एक सिरे पर इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे यहां से पकड़े हुए, ये केंद्र इसका फिक्स कर दिया और इसके चारों ओर इस क्षण को ऐसे घुमा रहे हैं। इसका कोणीय वेग जो है वो ओमेगा दिया है, ठीक है। अब यहां जब इस घूमेगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या काटेगी,
तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो इसके सिरों पर भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल कितना होगा? E बराबर 1/2 BL ओमेगा स्क्वायर ये होगा, जहां L है इसकी लंबाई क्षण की, ओमेगा कोणीय वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसकी आवृत्ति n हो तो ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई n होता है, तो E बराबर हो जाएगा 1/2 BL इंटू 4 पाई n स्क्वायर, BL स्क्वायर ओमेगा, ये तो हमारे पास BL स्क्वायर ओमेगा, तो BL स्क्वायर इंटू 4 2 पाई n हो जाएगा, 2 पाई n, 2 से 2 भाग हो जाएगा तो हो जाएगा BL स्क्वायर पाई n हो जाएगा। अब अगर इसका आवर्त काल t हो तो n बराबर 1/t होता है, क्योंकि n बराबर 1/t तो हो जाएगा E बराबर BL स्क्वायर पाई t, ये इसका ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट फार्मूला ये होगा। ठीक है, ओके। अब अगर हमारा साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, ठीक है, तो साइकिल के पहिए घूमने के लिए ये हमारा साइकिल का पहिया इस तरह होगा, ये साइकिल का पहिया बन जाएगा, तो ये इसकी जो त्रिज्या होगी नोक की, जो उसके स्पोक होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको L कहेंगे, और ये फिर उसी तरह उसी कंडीशन में इसका फार्मूला भी वही आ जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रेरकत्व किसे कहते हैं? प्रेरकत्व अगला हमारा टॉपिक है प्रेरकत्व, इसको हम डिस्कस करते हैं प्रेरकत्व को। ठीक है, इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या प्रेरकत्व किसे कहते हैं? देखिए ध्यान सुनिए, जब हम किसी कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं या धारा को चालू या बंद करते हैं, तो धारा को चालू या बंद करते हैं तो बंद करने पर उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, और इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें धारा प्रवाहित, फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो अब यहां सपोज करो उसमें धारा हमने I प्रवाहित की, ठीक है, और उसके फेरों की संख्या n है और फ्लक्स कितना प्रत्येक फेरे से 5 है। तो आप जानते हैं ये फ्लक्स परिवर्तन जो है, फ्लक्स जो है ये धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जहां धारा को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फ्लक्स भी परिवर्तन होगा। तो n phi प्रोपोर्शनल टू I, तो n phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, नियतांक, और नियतांक आने पर इंटू I हो जाएगा, तो नियतांक बराबर हो जाएगा, नियतांक इज इक्वल टू n phi अपॉन I। इस नियतांक को ही हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं, और ये घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहते हैं इसको। ठीक है, ये कहलाती है हमारे प्रेरकत्व, इसका क्या कहते हैं? इसको प्रेरकत्व कहते हैं। तो प्रेरकत्व क्या है कि जब हम किसी कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो उसका फ्लक्स पर जो है संपूर्ण फ्लक्स से बद फ्लक्स किसके? धारा के अनुपाती होता है। n phi प्रोपोर्शनल n phi बराबर नियतांक। ठीक है, इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रेरकत्व कहते हैं। अभी प्रेरकत्व जो है ये किरोड़ के पदार्थ के माध्यम पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर किरोड़ उसके अंदर रख देंगे, कुंडली के अंदर हम किरोड़ रख देंगे, तो रखने पर उसका चुंबक बढ़ जाएगा, चुंबक बढ़ जाएगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, अतः ये इसको इफेक्ट करता है, इस पर प्रभाव करता है, और ये प्रेरकत्व अदिश राशि होती है और इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे स्वप्रेरण की। स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरकत्व क्या होता है? ठीक है, देखिए मान लीजिए एक कुंडली है हमारे पास, ये हमारे पास एक कुंडली है, ये हमने लगा दी यहाँ पर कुंजी धारा चालू या बंद करने के लिए, यहाँ पर लगा दी हमने बैटरी, और यहाँ लगा दिया हमने रिहोस्टेट। रिहोस्टेट किस लिए होता है? धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए बैटरी लगा दी। अब अगर इसमें हम धारा के मान में चालू करें या बंद करें या धारा के मान में परिवर्तन करें, तो यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब यहां इस धारा के मान को बढ़ाएं, जब धारा को मान को बढ़ाएंगे तो धारा इस तरह इधर दिशा में, तो इसके विपरीत एक और धारा उत्पन्न होती है जो इसका मेन धारा का विरोध करती है, यानी कि एक और धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है
लेंथ के साथ प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है जो इस धारा का विरोध करता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसमें यहां से बढ़ाएं इस धारा को बढ़ाएं, अब धारा को जब घटाएंगे तो धारा ये इधर को प्रवाहित होगी, प्रेरित धारा। अब अगर हम धारा के मान को घटाएं, दूसरी कंडीशन आती है कि अगर धारा के मान को हम घटाएं, तो पहली कंडीशन ये थी, तो धारा के मान को अब हम घटाएं, इसमें घटती हुई धारा का मान घटती हुई धारा प्रवाहित है, तो फिर हमारी किधर होगी प्रेरित धारा? इधर होगी, यानी कि इसकी दिशा जो है फिर वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा पहले कब होगी? इधर, प्रेरित धारा, और फिर क्या हो जाएगी? फिर धारा इसकी प्रेरित धारा की दिशा इधर, क्योंकि अब जो है धारा घट रही है, तो घट रही है तो फिर इसका विरोध करेगी, और अगर बढ़ रही है तो इसका विरोध करेगी, और जब बढ़ रही है, जब विरोध करेगी, विरोध करने वाली जो धारा है, इसी को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्वप्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरक या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो स्वप्रेरक कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक क्वेश्चन सर या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये हम किसे कहते हैं? ये हम स्वप्रेरण गुणांक किसको कहते हैं? ठीक है, अब मानिए एक हमारी कुंडली है, सपोज करो हमारी कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या हमारी n है। फेरों की संख्या कितनी है? n। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इसमें फाई है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि फाई जो है, n फाई जो है वो इसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है, यानी कि n फाई प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, फ्लक्स जो है, संपूर्ण फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है। ठीक है, n फाई प्रोपोर्शनल, जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा n फाई बराबर Li, यानी कि L बराबर जाएगा n फाई अपॉन I। इस L को ही हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। L को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब यहां से स्वप्रेरण गुणांक की एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अगर मैं धारा का मान एकांक रखूं, 1 एम्पियर रखूं, धारा कितना को 1 एम्पियर, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, अगर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये एक डेफिनेशन आ गई इसकी। ठीक है, क्या डेफिनेशन? कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो। ये तो होगी हमारी पहली डेफिनेशन इसकी, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण की। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आप जानते हैं, E बराबर होता है माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान लेंथ उसके फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार E बराबर हमने लिखा माइनस डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहां n फाई की जगह रख दूं मैं Li, n फाई बराबर कितना है? Li, तो हमारा ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा Li अपॉन डेल्टा टी। यहां से L बाहर ले लो, E बराबर माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहां से L बराबर आ गया माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो यहां देखिए हमारा L स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर होगा? अगर मैं डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी का मान एकांक रखूं, यानी कि धारा परिवर्तन की दर जो उसमें एकांक हो, तो एकांक होने पर धारा परिवर्तन L किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा, यानी कि E के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। इसका E का जो मान है उसके बराबर होगा, क्योंकि इसका मात्रक तो वोल्ट होता है, इसका मान अलग होता है, तो इसलिए केवल इसके संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो यहां डेफिनेशन हम दूसरी देंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में
उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उसमें एकांक धारा परिवर्तन एकांक हो, अर्थात डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान कितना हो, 1 हो, तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। अब इसके मात्रक की बात करें, एल का मात्रक हेनरी होता है। एल का मात्रक क्या होता है, हेनरी, ये सदिश राशि होता है, और मात्रक इसका क्या है, इसका मात्रक इसका हेनरी होता है। ठीक है, अब यहां हम बात करेंगे, अगर मैं इसको उसमें लिखूं, इसका मतलब वोल्ट, इसका एम्पियर, इसका सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाए, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, या मैं इसको लिख सकता हूं वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये भी इसका मात्रक हो जाएगा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। और अगर विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र इसका हो जाता है ml2 t की पावर -2 a की पावर -2। तो यहां लिख देंगे वोल्ट का डायरेक्ट लिख देंगे, और फिर यह सेकंड का वोल्ट का होता है ml2 t की पावर -3 a की पावर -1, और t ये और है, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ml2 t की पावर -2 और a की पावर -2, ये इसका विमीय सूत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ओके, थैंक यू वेरी मच।